बेटा इस कॉलिजन का अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन से करने बेसिकली इसमें, है ना। देखो ये कोई एक, देखो बेटा जितना भी सारा हम कॉलिजन करेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे, स्मूथ प्लेन में करेंगे, मतलब कोई फ्रिक्शन किसी तरह का प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये कोई एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस है बेटा 2r, इसका मास m, और ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से इस डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है। बिल्कुल अभी इसी के आगे यहाँ पे दो छोटी डिस्क हैं बेटा, जिसका रेडियस r और ये दूसरा है, इसका भी रेडियस r। ये दोनों रेस्ट पर रखे हैं। द बिगर डिस्क स्टॉप्स आफ्टर कॉलिजन। जो बड़ी वाली जो डिस्क है बेटा, ये कॉलिजन के बाद क्या हो गई, ये रुक गई, ये स्टॉप हो गई, रेस्ट पर आ गई। आपको ये बताना है फाइंड ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपने बतानी है कि वो क्या होगी, सीधी सी बात ये है। तो भाई अब एक बात यहाँ पर देखें कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पहली एक बात तो ये बेटा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम जो है बेटा आपका वो कंजर्व रहेगा। तो अब एक बात देखो, जब कॉलिजन होगा उस टाइम पे हो क्या रहा होगा, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। देखो ये बड़ी वाली डिस्क जो है, क्योंकि मुझे यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्सेस लग रही होंगी बेटा, वो जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं वो इम्पल्सिव फोर्सेस आपकी कहाँ लगेंगी, जिधर नॉर्मल लगेगा उस तरफ। यानी कि इन दोनों के बीच में जो इम्पल्सिव फोर्स है वो इस लाइन के अलॉन्ग और यहाँ पे ये इसके अलॉन्ग बेटा, यानी कि इस पे इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी कुछ, एक इधर से नॉर्मल। तो बेटा ये जो लाइन है ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये वाली भी आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। मतलब इसी के अलोंग वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। और ये वाला ब्लॉक तो कहाँ पर था बेटा, ये तो रेस्ट पर था। इसका मतलब अब फाइनली ये कुछ v वेलोसिटी से मूव करेगा और इधर ये कुछ v वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल हम कुछ अल्फा मान लेते हैं कि कुछ अल्फा एंगल है बेटा ये। अब देखो जरा, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही वेलोसिटी को चेंज होना था बेटा, तो इसीलिए ये वाली जो बॉल है वो इस तरफ v वेलोसिटी से जाएगी, ये वाली बॉल इस तरफ v वेलोसिटी से जाएगी। और एक बात और देखो बेटा कि ये जो बॉल है वो इनिशियली v0 वेलोसिटी से आ रही थी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो v0 cos अल्फा आ जाएगा। वो आपका क्या आ जाएगा, v0 cos अल्फा आ जाएगा। अब मुझे एक बात देखो कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व होगा, क्योंकि इनिशियली मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर था। तो इनिशियल मोमेंटम बेटा इस बॉल का कितना था, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v0 है, इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बेटा इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इसका मोमेंटम देखो इस वेलोसिटी का इसके अलोंग ये डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, वो v cos अल्फा आएगा और इसका भी v cos अल्फा आएगा। तो यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या क्या हो जाएगा, m v cos अल्फा प्लस m v cos अल्फा। तो बेटा ये हो गया आपका क्या, m v0 इज इक्वल टू 2m v cos अल्फा। तो बेटा यहाँ से v0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2v cos अल्फा। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। अब हम देखें कि हम E को कैसे लिखते हैं बेटा। E को हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो
कि v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2, ऐसे लिख सकते हो आप। ये ध्यान रहे कि ये जो v1 v2 u1 और u2 ये वेलोसिटीज हैं, ये वेलोसिटीज किसके अलोंग है? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है। चलो तो बेटा देखो, तो मैं एक काम करता हूं कि इसको बॉल नंबर 1 बोल देता हूं, इसको डिस्क नंबर 2 बोल देता हूं, इन दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो एक बात देखो, v2 क्या चीज है? कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वो v है, और क्योंकि ये बड़ी वाली डिस्क तो रेस्ट पर आ गई इसलिए v1 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय u1 क्या चीज है? इसकी वेलोसिटीज कॉलिजन से पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, वो कितनी है बेटा? वो v0 cos अल्फा है, माइनस u2, बेटा ये दोनों तो रेस्ट पर थे तो ये 0 हो गई। तो E इज इक्वल टू v ओवर v0 cos अल्फा, ये आ गया बेटा आपका। चलो अब आप यहां से देखो बेटा कि आपको चाहिए v अपॉन v0, तो इस वाले इक्वेशन से v अपॉन v0 जो है वो आ जाएगा 1/2 cos अल्फा के। तो बेटा ये क्या हो गया? 1/2 cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया बेटा। यानी कि ये जो अल्फा दे रखा था ये तो हमने एज्यूम किया था, ये क्वेश्चन में थोड़ा ना गिवन है। यानी कि अब मेरा टारगेट क्या रह गया? इस अल्फा की वैल्यू को पता करना। ये cos अल्फा की वैल्यू पता लग जाए तो यहाँ पुट कर दूंगा, मेरे पास E की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं जरा। तो बेटा यहाँ देखो, इस ट्राइंगल के अंदर भाई ये यहाँ पे क्या है? ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अल्फा, ये डिस्टेंस 2r है और ये 3r है। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन गए बेटा, देखो ध्यान से, ये एंगल अल्फा, ये वाली दूरी आपकी 3r हो गई और ये r हो गई बेटा। मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये 3r है, ये r है, तो पहले तो देखो कैसे लिखें, 3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ये कुछ बेटा d मान लेते हैं, तो 9, ये हो गया बेटा 8r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो बेटा ये d इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 2√2r, ये तो d आ गया आपका। अब ये d आ गया तो अब आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लें बेटा? cos अल्फा। cos अल्फा क्या होगा आपका? बेस, तो बेस आपका कितना है? 2√2r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3r, cos स्क्वायर अल्फा। तो बेटा इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो ये तो 8 आ गया और ये 9 आ गया, तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। E इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि 8/9, तो आंसर इज 9/16। द वैल्यू ऑफ E कम्स आउट टू बी 9/16। बोलो क्लियर है बेटा? तो बेटा इस क्वेश्चन में ये वाला जो डिस्क है और ये वाली डिस्क दोनों का मास गिवन है, वो m और m मास है दोनों का ना, मैं लिखना भूल गया था, इसका मास भी m है और इसका मास भी m ही है। तो देखो बेटा फिर से एक बार रिकैप करें कि इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। सबसे पहली बात की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली इसका मोमेंटम कितना है? m इंटू वी नॉट। अच्छा, आपको उससे पहले जस्ट आफ्टर कोलिजन का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट को दिखाएंगे, क्योंकि उसी के अलोंग वेलोसिटीज का चेंज आना है। तो वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे आएगा कि जो भी भैया नॉर्मल रिएक्शन जिधर लग रही होगी, यानी कि यहाँ पे दो ये डिस्क थे तो इनके सेंटर्स को जो ज्वाइन करेगी लाइन उसी के अलोंग नॉर्मल लगता है, तो इसके इधर और इसके इधर, यानी कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट और ये वाली लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आई, तो ये वाला ब्लॉक पहले रेस्ट पर था और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट आई है, तो इसी के अलोंग वेलोसिटी आएगी, इसकी भी इसी के अलोंग वेलोसिटी आने वाली है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसके अलोंग वेलोसिटी मैंने मान ली v है और ये भी v है, क्योंकि सिमेट्री है इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम मान ली बेटा हमने। अब मुझे मोमेंटम कंजर्व करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। देखो मोमेंटम जब आप कंजर्व करोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का किससे कोई लेना देना नहीं है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कोई लेना देना उससे नहीं है।
तो अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मोमेंटम हो गया m इंटू वी नॉट, और इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, तो इसकी वेलोसिटी v इधर है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा, v cos अल्फा, और इसका भी v cos अल्फा आएगा। तो mv नॉट इज इक्वल टू mv cos अल्फा प्लस mv cos अल्फा। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई v नॉट और v के बीच में। अब मैं E के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं बेटा, तो E का बेसिक फॉर्मूला क्या है, V2 माइनस V1 ओवर U1 माइनस U2। तो V2 क्या चीज़ है, मैंने कहा कि इस वाले डिस्क को नंबर 2 दे देता हूं, तो यानी कि इसका कोलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी वो बेटा V है, और V1 क्या है, जो पहले वाला है, इसका कोलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी। तो बेटा ये तो रेस्ट पर आ गया, इसलिए V1 0। U1 क्या चीज़ है, ये जो है इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोलिजन से पहले वेलोसिटी। तो बेटा ये तो V नॉट ऐसे आ रहा था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग V नॉट cos अल्फा आएगा, और भाई वो पहले रेस्ट पर था तो वो U2 0 हो गया। तो बेटा यहाँ से ये E का एक्सप्रेशन आ गया 1/2 cos स्क्वायर अल्फा। अब ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रही है, क्योंकि अल्फा यहीं पर है, तो इस ट्राइंगल की मदद से मैं cos अल्फा को सॉल्व कर लेता हूँ और E की वैल्यू अपने पास आ जाती है। अब आगे देखो बेटा, और कोलिजन्स किस तरीके से होंगे। देखो, और मान लो बेटा ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 ये u2 वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है ना। हम बात करें अभी हेड ऑन कोलिजन की बेटा, हेड ऑन कोलिजन। अब क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और बेटा जो दूसरे वाला जो मास था, दूसरे वाला जो पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये तो बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन, और ये आपका आफ्टर कॉलिजन। तो पहली बात तो कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉल का कितना है, m1 u1, और प्लस इसका है बेटा वो m2 u2 है। इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब जरा E के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखें, E का एक्सप्रेशन तो सीधा सीधा सारी वेलोसिटीज आपकी कहाँ पर हैं, सारी की सारी वेलोसिटीज आपकी किसके अलोंग है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ये, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो बेटा अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मान लो कि आपको V2 का एक्सप्रेशन लिखना है, तो V2 को कैसे लिखोगे, V1 प्लस E इंटू U1 माइनस U2। ये V2 का एक्सप्रेशन आपका आ गया। ये आपका क्या आ गया बेटा, V2 का जो एक्सप्रेशन है वो V2 का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है। अब तो अब एक बात देखो, आप इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम, उस इनिशियल मोमेंटम को आप कैसे लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, जो इनिशियल मोमेंटम है उसको इस तरीके से आप लिख पाएंगे, ठीक है। या फिर रुको, इसकी ज़रूरत तो नहीं है लिखने की। तो एक इक्वेशन तो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की आ गई, एक वैल्यू यहाँ से E को आपने जब सॉल्व किया, एक इक्वेशन आपने ये लिख लिया, है ना। अब हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, या तो आपसे वेलोसिटी पूछ ले, या आपसे E पूछ ले, आपसे कुछ भी वैल्यू वो पूछ सकता है। तो अब एक बात देखें कि अगर मैं यहाँ से क्या लिखना चाहूँ, V1 अगर लिखना चाहूँ, V1 अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो किस तरीके से आप करोगे। या तो V2 की जगह देखो बेटा, इस वाली इक्वेशन के अंदर कैसे लिखूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू, बेटा V2 की जगह क्या लिख देते हैं, ये v1 प्लस e u1 माइनस u2।
ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। तो एक बात अगर देखो तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या चीज़ है बेटा, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है। ये क्या चीज़ है, इनिशियल मोमेंटम है। तो इसको पी आई से लिख लो, पी आई इज इक्वल टू m1v1 प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा m2v1 प्लस m2 इंटू ई u1 माइनस u2। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। तो पी आई ये एक्सप्रेशन इधर ले आता हूँ, माइनस m2e u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये v1 के बराबर आ रहा है बेटा आपका। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये बढ़िया एक्सप्रेशन रहेगा कि v1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस m2 इंटू ई u2 माइनस u1 ओवर m1 प्लस m2। ये आपका v1 के लिए एक्सप्रेशन आ गया बेटा डायरेक्टली। v1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस, अब आप देखो बेटा यहाँ पर अगर 1 है तो मास 2 का आएगा, यहाँ 1 है तो 2 माइनस 1 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और सिमिलरली जब आप v2 के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा, सिमिलर वे पे आप v2 के लिए भी क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे, v2 विल बी इक्वल टू, बेटा यहाँ पे देखो पी आई की जगह तो पी आई रहेगा इनिशियल मोमेंटम। यहाँ 1 था तो यहाँ मास 2 आया था, इस वाले केस में मास क्या आएगा 1 का आएगा इंटू ई। और फिर से वही बात कि यहाँ पे देखो 1 था तो 2 माइनस 1 आया था, इस वाले केस में क्या आएगा 1 माइनस 2, यानी कि u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने बेटा क्या कर लिया, v1 यानी कि जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनके एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं बेटा। नोट करो फटाफट से, यही फंडा मुझे बार बार यूज़ करना है। और ये बात फिर से ध्यान रखना बेटा, ये जो भी u1 u2 v1 v2 जो वेलोसिटीज हैं वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हैं, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज होंगे बेटा। इसको याद करने का बेटा फिर से फंडा देख लो, मैं फिर से समझा देता हूं कि याद कैसे रखेंगे इसको। मान लो बेटा आपको v1 कैलकुलेट करना है, तो देखो पी आई और बाई m1 प्लस m2 ये तो सभी में रहेगा। तो सबसे पहले पी आई प्लस क्या रहेगा वो बाद में, और नीचे m1 प्लस m2। v2 के लिए भी क्या रहेगा, पी आई प्लस और अपॉन में m1 प्लस m2 रहेगा। अब आप एक बात देखो कि यहाँ पे 1 है बेटा, तो मास यहाँ पे m2 आएगा और e से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। यहाँ पे 1 है तो पहले 2, यहाँ पे 2 है तो बेटा मास 1 का आएगा, और 2 है तो 1 माइनस 2 आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला याद करने का है ना, बजाय कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करें, इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा बढ़िया है। अब जरा क्वेश्चन इस पे करते हैं। जो बुक्स में जो इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले जो लिखे होते हैं, हमें वो सब फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक जो ये फॉर्मूला है बेटा इसी से काम चला लेंगे, इसी से जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा हेड ऑन कॉलिजन का। ये कोई बॉल है 2 kg की और ये इस तरफ मूव कर रही है लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और एक 1 kg की और बॉल है ये रही, ये इस तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, E की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 1/2। आपको बतानी है फाइंड वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटीज आपको बतानी है। तो बेटा देखो आप पहले तो फॉर्मूला जरा याद करें कि बेटा फॉर्मूला क्या था v1 के लिए, पी आई प्लस m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में बेटा यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे e इंटू क्या आ जाएगा m2, और 1 है तो 2 माइनस 1। और v2 कैसे लिखोगे बेटा, फिर से देखो पी आई प्लस ई इंटू यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 माइनस 2 आएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं कहता हूँ कि इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लें। तो जब आप ऐसा करेंगे बेटा तो m1 की जो वैल्यू है वो 2 kg है, m2 की जो वैल्यू है वो 1 kg है। चलो
अच्छा इनिशियल मोमेंटम देखो बेटा, इनिशियल एक तो इस बॉल का मोमेंटम आएगा, वो कितना आएगा 2 × 10, और इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, तो -5 × 1, तो ये जो मोमेंटम आ गया आपका वो 15 आ गया। अब आप u1 और u2 और लिख लें, क्या होगा u1 बेटा इसकी वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड है, u2 जो है ये वाला इसकी देखो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो राइट -5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वैल्यूज जो आपने लिखी है, ये जो आपका फार्मूला जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। देखो v1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम आपका बेटा कितना है, ये 15 प्लस e की वैल्यू 1/2 इंटू m2 कितना है 1, u2 माइनस u1, तो u2 आपने लिखा है -5 माइनस u1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 1। तो बेटा देखो ये कितना आ रहा है 15, इधर ही कर लेते हैं चलो, v1 इज इक्वल टू 15 और ये कितना आ गया बेटा -15/2 डिवाइडेड बाय 3, तो इट इज 30 - 15/2 × 3। तो बेटा v1 जो है उसकी वेलोसिटी आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड, v1 कम्स आउट टू बी 5/2 मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली बेटा v2 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, v2 में देखो pi आपने कैलकुलेट किया वो 15 है, प्लस e इंटू इस बार m1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी विच इज इक्वल टू 2, और इस बार बेटा यहाँ पे 2 है तो u1 माइनस u2, यानी कि u1 जो है आपका वो है 10 -5 डिवाइडेड बाय 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 15 और 15 30 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो किस तरीके से एक जो छोटा सा फॉर्मूला है हम उसी की मदद से क्या कर सकते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व कर लेंगे बेटा। चलो बेटा एक और एग्जांपल करते हैं, देखो E इज इक्वल टू 1 है बेटा, यहाँ पर E इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो कोलिजन है वो कैसा है, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अब आपको वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन बताना है कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या होगी। देखो बेटा पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकालें, तो इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या होगा mu1 प्लस m, अच्छा मास दोनों का सेम है बेटा, m इंटू u2, ये आपका इनिशियल मोमेंटम बन गया। मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल नंबर 1 और ये पार्टिकल नंबर 2। तो अब आप एक बात देखें कि हमें तो क्या बताना है, v1 और v2 बताना है। तो देखो v1 के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, pi प्लस e इंटू m2 u2 माइनस u1 ओवर m1 प्लस m2 बेटा। तो v1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम आपने लिख दिया m कॉमन u1 प्लस u2, e की वैल्यू 1 इंटू m2 और u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बेटा। तो वो क्या हो जाएगा, m प्लस m ही हो जाएगा, m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 प्लस m इंटू u2 माइनस m u1 डिवाइडेड बाय 2m। तो बेटा m u1 से ये कैंसिल आउट हो गया एंड इट बिकम्स 2m u2 बाय 2m। तो बेटा v1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, v1 की वैल्यू तो u2 के बराबर आ गई। और इसी तरह से अब v2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखें बेटा, इनिशियल मोमेंटम वो हो गया mu1 प्लस mu2 प्लस e की वैल्यू 1 इंटू 2 है तो बेटा मास ये, और यहाँ आएगा u1 माइनस u2 और m1 प्लस m2, ये 2m बन जाएगा आपका।
तो mu1 प्लस mu2 प्लस mu1 माइनस mu2 बाई 2m, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, और V2 की वैल्यू आप देखेंगे इट कम्स आउट टू बी U1। माने कि अगर दोनों का मास सेम है और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो बेटा इनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो गई, वो इंटरचेंज हो गई। आप देखो कि कॉलिजन के बाद जो पहले वाला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी तो क्या बन गई बेटा, आप पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी U2 बन गई और दूसरे वाले की U1 बन गई, है ना। यानी कि if masses are identical and collision is perfectly elastic, then their velocities गेट इंटरचेंज्ड, उनकी वेलोसिटी बेटा इंटरचेंज हो जाएगी। देखो ऐसे, ये m है, ये u1 है, ये m है, ये u2 है, ये बिफोर कॉलिजन है। मैं e की वैल्यू 1 मान रहा हूं बेटा, तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी तो u2 बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी u1 बन जाएगी, वो इंटरचेंज हो जाएंगी। नोट करें फटाफट। तो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी में सारा का सारा कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लाइन ऑफ इंपैक्ट का है। कुछ कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, वो फॉर्मूले याद रहनी चाहिए। देखो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कोई डिस्क है या बॉल मान लो, कैपिटल M एंड दिस इज वेरी बिग, और ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक कोई छोटी सी बॉल है m, और ये इनिशियली रेस्ट पर रखा हुआ है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। आपको ये प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि जो v1 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली u0 के बराबर आएगी। चलो देखो भाई, अब एक बात देखें कि कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी, चलो मैं इसको 1 बोलता हूं बेटा और इसको 2 बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो अब आप v1 कैसे लिखेंगे बेटा, देखो इनिशियल मोमेंटम तो आपका कितना है बेटा, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इस वाले पार्टिकल का है तो वो m इंटू v0, तो इसकी जगह तो कैपिटल M इंटू v0 प्लस E की वैल्यू 1 है इंटू बेटा 1 है तो मास दूसरे वाले का आएगा यानी कि स्मॉल m, और बेटा यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, 1 है तो u2 माइनस u1 ऐसे लिखते हो ना आप, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, m इंटू v0 प्लस स्मॉल m u2, तो इसकी तो बेटा वेलोसिटी 0 थी और ये इनिशियली v0 था, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो ये आ गया m v0 माइनस स्मॉल m v0 ओवर m प्लस m, ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा आपका। इसी तरह से आप v2 का एक्सप्रेशन भी निकालें, तो v2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे भाई, इनिशियल मोमेंटम तो यही है प्लस 1 इंटू, अब इस बार 2 है तो मास पहले वाले का आएगा दिस, और इस बार u1 माइनस u2 तो v0 माइनस 0 ओवर m प्लस स्मॉल m, तो बेटा v2 इज इक्वल टू कितना बन गया ये 2m v0 ओवर m प्लस स्मॉल m। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन देखो आपको करना पड़ेगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन आपका v1 का आया है बेटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन, अब इसमें देखें कि भाई बहुत बड़ा मास दे रखा है, इसका मतलब कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m,
तो भाई अब एक काम करें, अगर मैं v1 की बात करूं तो v1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है और इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो v1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया, वो v0 के इक्वल आ गया। भाई ये मान लो कि ये कुछ 1000 किलो है और ये 1 किलो है, तो इस पूरे फैक्टर के रिस्पेक्ट में ये वाला तो बहुत छोटा बन जाएगा, और इसी तरह से इस 1000 में मान लो आप कुछ 1 या 2 जोड़ रहे तो ये भी नेग्लिजिबल बन गया, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या बच गया, m v0 अपॉन m, और m से m कैंसिल आउट हो गया, v1 विल बी इक्वल टू v0। और भैया इसी तरह से आप देखो यहाँ पर v2 इज इक्वल टू 2m v0 डिवाइडेड बाय, मैं कहता हूँ कि m प्लस m को m ही लिख दो ना, तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी इसकी बनेगी इस केस में वो 2v0 बन जाएगी। यानी कि ये तो लगभग उसी वेलोसिटी से घूमता रहेगा, लेकिन ये वाली इसकी जो वेलोसिटी है वो इससे क्या हो जाएगी, डबल वेलोसिटी हो जाएगी, 2v0 वो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा आपकी। चलो बेटा देखो और क्वेश्चंस करते हैं। एक बॉल ये है बेटा, स्फेरिकल बॉल है, बेसिकली 4 kg मास है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस बेटा 2 मीटर है, और ये इस तरफ मूव कर रही है और वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अब बिल्कुल इसके सामने एक और दूसरी बॉल है, वो इस तरीके से है बेटा, ये इसका जो रेडियस है वो 3 मीटर का रेडियस है, और इसका जो मास है वो 2 kg, और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। E की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 1/2। आपको इन दोनों की कोलिजन के बाद, ये जो दोनों डिस्क मान लो, स्फेयर मान लो बेटा, उनके कोलिजन के बाद आपको क्या बतानी है, इनकी स्पीड बतानी है कि क्या क्या स्पीड होगी इनकी। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या कर लें, इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। पहली बात, इसको 1 और इसको 2। मुझे सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम चाहिए होगा मेरे फॉर्मूले में, तो सबसे पहले जो जो वैल्यूज चाहिए वो लिख लेते हैं बेटा। इनिशियल मोमेंटम आपका क्या होगा, इसका मोमेंटम हो गया 4 × 10, और इसका मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -2 × 5, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया 30 यूनिट्स, 30 आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब आप देखो कि यहाँ पे आपके लिए m1 है बेटा 4 kg, m2 जो है वो आपके लिए है, इसका भी 2 kg मास है, तो 2 kg। u1 को बेटा क्या लिखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। u2 है वो -5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात जो हमने लिखी है ये सारी की सारी बातें सही हैं क्या? एक्चुअल में हम फ्लो में ध्यान ही नहीं दिया कि ये u1 और u2 जो वेलोसिटीज़ हैं ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग चाहिए होती हैं बेटा, लेकिन आपने तो अभी तक लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिसाइड ही नहीं किया है, तो फिर आप u1 u2 ऐसे नहीं लिख सकते। इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम था, कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी, तो u1 और u2 को ये लिखना ये गलत है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे फिर इसको। तो पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिसाइड करो। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, जब ये कोलिजन होगा तो ये और ये ऐसे, ये इसका सेंटर भाई और ये इसका सेंटर, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो बनेगी वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये लाइन बनेगी बेटा, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगी आपकी। ये मान लो कुछ एंगल आपका क्या है, कुछ एंगल अल्फा मान लेते हैं बेटा। तो देखो बेटा ये वाली जो पार्टिकल था, ये वाला जो पार्टिकल था, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये एंगल भी अल्फा।
तो ये तो इस तरफ मूव करा था 10 मीटर पर सेकंड के साथ और ये इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड के साथ। मुझे क्या कंपोनेंट चाहिए, मुझे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कंपोनेंट्स चाहिए। तो देखो बेटा इस 10 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर आएगा। ये तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये तो 10 cos अल्फा आएगा और ये 10 sin अल्फा आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले है ना ये एंगल कैलकुलेट कर लो। देखो बेटा ये कितना है आपका, ये जो दूरी है आपकी, ये वाली दूरी है आपकी 2 मीटर और ये है 3 मीटर। तो ये ट्राइंगल ऐसे बनाता हूँ, देखो मैं आपकी, तो ये दूरी आपकी बन गई है 5 मीटर, इसका रेडियस है 3, तो बेटा पाइथागोरस से ये 4 आ गया। और ये अगर 4 आ गया है तो देखो जरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जो आप अल्फा लिख रहे हो वो कितना है बेटा, वो 37 डिग्री है। तो अब एक बात देखें जरा आप कि 10 sin अल्फा, तो 10 sin अल्फा का मतलब कितना होगा भाई, 10 sin ऑफ 37 डिग्री 3/5, तो ये तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया बेटा। और ये वाला जो 10 cos अल्फा है ये फिर आपका 8 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इधर से, तो एक कंपोनेंट तो ये बनेगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो भाई ये वाला जो कंपोनेंट आया ये तो कितना आएगा, 5 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, cos 37 डिग्री बेटा। तो cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5, तो ये तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। और इसके अलोंग क्या आएगा बेटा, 5 इंटू 3/5, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट का और इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज का कंपोनेंट कर लिया। तो अब जरा u1 और u2 की वैल्यू लिखते हैं बेटा। देखो अब आपको समझ में आएगा कि u1 क्या था कि पार्टिकल नंबर 1 का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कॉलिजन से पहले वो कितनी है बेटा, वो 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले पार्टिकल की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी 4 मीटर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो -4 मीटर पर सेकंड भाई। अब जरा v1 को कैलकुलेट करो बेटा। v1 का फॉर्मूला क्या है, pi प्लस m2e ओवर u2 माइनस u1 ओवर m1 प्लस m2। ये v1 जो है ये पहले वाली बॉल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोलिजन के बाद कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है बेटा, इसका तो कोलिजन के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा इस कंपोनेंट में। तो देखो बेटा pi आपने कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 30 प्लस m2, इसका मास कितना है बेटा 2 kg, e की वैल्यू 1/2, u2 माइनस u1 तो -4 -8 डिवाइडेड बाय टोटल मास बेटा 2 इसका और 4 उसका, तो 6 हो गया। सो v1 इज इक्वल टू 30 -12/6, तो बेटा ये आपका कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन पहले वाली बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड नहीं है। पहले वाली बॉल के देखो कि ये तो जो कंपोनेंट आया है 3 मीटर पर सेकंड, ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, लेकिन जो 6 मीटर पर सेकंड जो ये वाला था ये तो बाद में भी रहेगा। तो जो स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आएगी वो रहेगा बेटा √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये कंपोनेंट ये हमने पिछली क्लासों में किया था कि इस कंपोनेंट में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। तो अब इसी सेम तरीके से बेटा हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, v2 को कैलकुलेट करते हैं। v2 इनिशियल मोमेंटम प्लस m1 है आपका 4 इंटू ई 1/2 है, तो बेटा यहाँ u1 माइनस u2 लिखना पड़ेगा, तो u1 माइनस u2 और भी टोटल मास वो 6 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 30 प्लस 8 ये 24/6, ये आपका बेटा आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो सेकेंड वाली बॉल है बेटा देखो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो 9 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड का ये वाला कंपोनेंट भी तो है। तो इसकी जो स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ m2 वो आ जाएगी √9 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
यानी कि आपको जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला जो फंडा है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का फंडा याद रखना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला फंडा याद रखना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन बेटा आपको, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको बुक्स के अंदर क्या मिलेंगे, अलग अलग फॉर्मूले के अंदर मिलेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा, आपको वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक आइडिया लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाला फंडा याद रखो, आपको वो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन इसी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो अब एक और इसमें एक क्लास रखेंगे, उसमें कुछ स्टैंडर्ड से जो रिजल्ट्स हैं ना हेड ऑन कॉलिजन के या जो एनर्जी लॉसेस वाले जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे, दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर द कॉलिजन्स। तो आप ये अच्छे से करें, ये वाले क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार आपने करना है बेटा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। थैंक यू।